वेट के क्या पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंसेस पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि जब उस दिन मैंने 2 दिन पहले वाले लेक्चर में जब आप में से किसी बच्चे से पूछा कि आपका वेट क्या है, नहीं मैंने पूछा क्या था, वेट ही पूछा था, तो उसने बताया क्या था, मास बताया था। कौन भाई से, समीर साहब शायद आपसे पूछा था व्हाट इज योर वेट, तो आपने कहा 57 या 67 केजी। हाँ बाद में ठीक कर लिया था सर जी 570 क्या, हाँ केजी या न्यूटन, न्यूटन, ठीक है जनाब साहब। तो मास बताया जाए तो वो कुछ और होता है, उसकी यूनिट कुछ और होती है, वेट बताया जाए तो उसकी यूनिट कुछ और होती है। एंड एंड पे हम देखेंगे कि इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी भी है, इन दोनों का असल में एक फॉर्मूला है। अब वो क्या है और क्या नहीं है वो तो मैं एंड पे जाके डिस्कस करता हूँ। फिलहाल जो मैंने आपसे बात डिस्कस करनी हुई है, इनके इनिशियली क्या डिफरेंसेस डिस्कस करने थे। ये अमाउंट ऑफ मैटर है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये केजी में मेजर होता है, वो न्यूटन में मेजर होता है, ये बीम बैलेंस से मेजर होता है, वो स्प्रिंग बैलेंस से मेजर होता है। अच्छा और डिफरेंसेस भी हैं, मुझे एक बच्चा कह रहा है सर जी और भी डिफरेंसेस हैं, क्या क्या, ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो उसी कॉलम्स को आगे कैरी करें, जो आपके कॉलम्स पहले से चल रहे हैं उन्हीं कॉलम्स को आगे कैरी करेंगे जनाब। पहले तरफ क्या लिखें, इधर लिखें ये स्केलर क्वांटिटी है, और वो बेटा अगले पेज पे जाने की जरूरत नहीं है, प्लीज पिछले पेज के ऊपर ही पिछले नोट्स के साथ ही अपनी बात कनेक्ट कीजिए। मेरा कल का लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ हुआ, कल वाले कॉलम्स कंप्लीट नहीं हुए हुए हैं, उन्हीं के साथ आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। मैथ्स वाले कॉलम में क्या लिखें, स्केलर क्वांटिटी, और वेट वाले कॉलम में क्या लिखें, वेक्टर क्वांटिटी। अब मुझे लगता है मैंने स्केलर वेक्टर का लफ्ज पहले भी कभी आपके साथ इस्तेमाल किया हुआ है, किया कि नहीं किया है, ठीक है। क्या पढ़ा है स्केलर के बारे में, कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जी, इसका मास है, अगर किसी का मास है तो बस मास है सर। मास ना नॉर्थ की तरफ होता है ना साउथ की तरफ होता है, ना मास ऊपर होता है ना मास नीचे, मास की कोई डायरेक्शन, लेकिन वेट की डायरेक्शन होती है। वेट हमेशा किधर होता है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसको हम बोलते क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी हम, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एक काम करेंगे, यहां जिधर आप लिखते हैं स्केलर क्वांटिटी है, यहां लिखिए नो डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी क्या लिखिए, mass has no direction, mass has no direction, mass की कोई डायरेक्शन नहीं होती। और वेट का क्या सीन होता है, वेट तो आपने क्या बोला है, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बोला है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन इज ऑलवेज वर्टिकली, या एक लफ्ज, दो लफ्ज ले सकते हैं हम, वेट इज डायरेक्टेड from the center of the object to the center of the planet, या weight is directed vertically, दोनों में से जो भी लिख दें आप। फिल वक्त मैं लिखता हूं weight is directed vertically downwards, क्या लिख देता हूं, अभी मैं बिल्कुल क्या लिखूंगा जी, vertically। मैं जब बाद में जरा आइडिया ऑफ द ग्रेविटी को मजीद एक्सप्लेन करूंगा तो मैं वहां एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर की बात कर दूंगा। अभी मैं क्या लिखवाना चाहता हूं, अभी मैं लिखवाना चाहूंगा कि weight is directed vertically downwards, weight is directed किधर जी, vertically downwards, weight is directed vertically downwards। यहां तक किसी को मसला है, और vertically downwards को अगर आप एक्सप्लेन करेंगे, आई थिंक मैं इसको अगर मजीद एक्सप्लेन करना चाहूं तो शायद मैं एक जुमला यहां और लिखवाना चाहता हूं, from the center of the object to the center of the earth, ये लिखें vertically downwards from the center of the object, जिस ऑब्जेक्ट के वेट की बात हो रही है, to the center of the planet, जिस प्लैनेट पर वो ऑब्जेक्ट पड़ा है उसके सेंटर तक, from the center of the object to the center of the planet, from the center of the object to the center of the planet। और अगर यहां कोई ड्राइंग शोइंग आपने बनानी है तो मैं आपको दो बातें याद कराने की कोशिश करूंगा। एक तो मैं आपको यहाँ पे वो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी है, प्लीज बताइए किसने डेवलप किया है, ये
कॉन्सेप्ट ऑफ ये जो ग्रेविटी है किस साइंसदान ने डेवलप किया हुआ है? ये न्यूटन साहब ने डेवलप किया हुआ है। और न्यूटन साहब ने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट कब डिस्कवर किया, या कब उन्होंने रिप्रेजेंट किया? जब उनके सर पर कहीं सेब गिरा। ठीक है, अब पता नहीं ये ट्रू स्टोरी है या वैसे साइंसदानों ने बनाई हुई है। ठीक है, बहरहाल वो अगर कहीं बैठे थे किसी बाग में, और बाग में बैठे किसी धूप में, अगर बाग में दरख्त की छांव में बैठे थे, तो ऊपर से सर के ऊपर उनके अगर सेब गिरा है, तो आम इंसान वैसे क्या करता है? आम इंसान ने रगड़ के साफ करके खा जाना है। ये खास इंसान क्या करते हैं? खास इंसान हर बात को सोचते रहते हैं, हर बात के बारे में सोचते रहते हैं कि यार ये ऐसा क्यों हुआ है, ये वैसा क्यों हुआ है। ठीक है, और इन सोचने वालों को जो जमीन पे मौजूद साइंस की बातें हैं, जो जमीन पे मौजूद छुपी हुई बातें हैं, इनके बारे में सोचने वाले जो लोग हैं, इनको अरबी में उलिल अलबाब कहते हैं। क्या कहते हैं? उलिल अलबाब। और ये जो उलिल अलबाब होते हैं, अल्लाह के यहाँ इनका बड़ा दर्जा होता है, क्योंकि जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है वह उलाइका उलिल अलबाब, ये लफ्ज जो है कुरान पाक में किन के लिए इस्तेमाल हुआ है? जो सोचने वाले लोग हैं, जो समझने वाले लोग हैं, जो अल्लाह की निशानियों में गौर करने वाले लोग हैं, जो अपने इर्द गिर्द के निजाम को समझने वाले लोग हैं, उनके बारे में अल्लाह ने कहा है क्या ये सोचने समझने वाले और बगैर सोचे समझने वाले बराबर हो सकते हैं? क्या इल्म वाले और जहालत वाले बराबर हो सकते हैं? ठीक है, तो खैर बहरहाल हमारे यहाँ हम इल्म किस चीज को समझते हैं और किसको नहीं समझते, हम सिर्फ तारीख का इल्म समझते हैं, हमें सिर्फ हिस्ट्री का नॉलेज पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये जो साइंस का नॉलेज है, इसके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है कि दुनिया में और कायनात में जितनी भी छुपी हुई चीजें हैं, उन तमाम छुपी हुई चीजों का क्या करना चाहिए? हैं जी, उनको तस्खीर करना चाहिए। अल्लाह फरमाता है तुम पर फर्ज है कि क्या करो? कायनात की छुपी हुई चीजों को डिस्कवर करो। ठीक है, अगर किसी ने आज से पहले ग्रेविटी का टर्म इस्तेमाल नहीं किया, तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम इसके बारे में सोचना स्टार्ट करो कि सेब अगर दरख्त से गिरा है तो ऊपर की तरफ क्यों नहीं चला गया, वो नीचे की तरफ क्यों गया है? ये काम अल्लाह ने हम मुसलमानों पर फर्ज किया हुआ था। यहाँ जो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ द प्लेनेट, ये जो यहाँ से आइडिया ऑफ ग्रेविटी निकलता है, वो मैं कहाँ डेवलप करूंगा? मैं कल के लेक्चर में पूरा आइडिया ऑफ ग्रेविटी लिख लूंगा। अभी मैं जरा टेबल वाइंड अप कर लूं यार, ये कॉलम्स बराबर कर दूं। ये स्केलर है, वो वेक्टर है, यहाँ और क्या है सर? ये बेस है, और वो क्या है? वो ड्राइव्ड है। दोबारा लिखें, ये जो बेस और ड्राइव्ड का कॉन्सेप्ट होता है, इसका क्या होता है? बेस का किसी और से ताल्लुक नहीं होता। ड्राइव्ड का क्या होता है? ड्राइव्ड का और किसी से भी ताल्लुक होता है। ये जो बेस है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? डज नॉट डिपेंड अपॉन any other quantity. It does not depend upon any other quantity. Such as क्या? Such as the gravity या gravitational field strength. ये mass का ताल्लुक ग्रेविटी से नहीं है। mass बस mass होता है। अगर कहीं पे ग्रेविटी है या अगर कहीं पे ग्रेविटी नहीं है, तो ऑब्जेक्ट अगर है तो उसका मास वहां पर होगा ही होगा। क्या होगा भाई? मास जो है, मैंने लिखा बेस क्वांटिटी, उसके नीचे क्या लिखा है? सुन लो ना यार, सुन लो भाई, कानों को भी इस्तेमाल कर लो। बेस क्वांटिटी के नीचे क्या लिखा है? डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी सच एज ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ये लिख दो, सच एज ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। मास जो है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी सच एज द ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। जबकि वेट का ताल्लुक क्या है? वेट क्या है? वेट एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है ना। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी का क्या सीन होता है? क्या सीन होता है ड्राइव्ड क्वांटिटी का जी? इट डिपेंड्स अपॉन क्या? इट डिपेंड्स अपॉन मेनी अदर, इट कैन डिपेंड अपॉन मेनी अदर क्वांटिटीज। ठीक है, यट इज डिराइव्ड फ्रॉम क्या? इज डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज। ठीक है, मैं यहां क्या लिखवाना चाहता हूं? वो बेस है, किसी और पे डिपेंड नहीं करता, ये डिराइव्ड है। यहां लिखिए
इधर लिखें इट डिपेंड्स अपॉन other quantities, it depends upon other quantities such as gravity या gravitational field strength. मैं ये कह रहा हूं कि जो मैस है, मैस इज क्या बेस क्वांटिटी है, उसका किसी और से ताल्लुक नहीं है। जो वेट है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसका किसी और से ताल्लुक बिल्कुल है। ठीक है, किसके साथ ताल्लुक डेवलप कर रहा हूं? वो ग्रेविटी, चूंकि यहां क्या था, दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वेट इज द फोर्स ऑफ, तो इसका ताल्लुक ग्रेविटी के साथ है। और मैंने ग्रेविटी नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के साथ ताल्लुक बताया है। अब वो क्या होता है मैं बाद में समझा दूंगा। यहां मैंने क्या कहा, सर जी ये मैस है, इज द अमाउंट ऑफ मैटर, इसका किसी और क्वांटिटी के साथ ताल्लुक नहीं है, ये बेस क्वांटिटी है। यहां तक किसी को मसला है जी? अब इस बात का फर्दर मतलब क्या है? इसका फर्दर मतलब यह है कि अगर इसका ताल्लुक ग्रेविटी से नहीं है तो इसने चेंज नहीं होना, इसका ताल्लुक ग्रेविटी के साथ है तो इसने चेंज कैसे चेंज होना? जहां ग्रेविटी कम होगी वहां फोर्स कम होगी, जहां ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां ये वाली फोर्स ज्यादा होगी। मतलब वेट का ताल्लुक किसके साथ है? ग्रेविटी ज्यादा होगी तो वेट ज्यादा होगा, ग्रेविटी कम होगी तो वेट, ग्रेविटी नहीं होगी तो वेट नहीं होगा, ग्रेविटी होगी तो वेट होगा। मास का क्या सीन है? सर जी मास कांस्टेंट होगा, ग्रेविटी है या नहीं, मास होगा, मास है तो होगा। ठीक है, तो खैर बहरहाल एक काम करें, ये मास वाली साइड पे जाके क्या लिखें, मास वाली साइड पे जाके क्या लिखें, इट रिमेन्स कांस्टेंट। मास वाली साइड पे जाके क्या लिखें, इट रिमेन्स कांस्टेंट, it remains constant regardless of the position। mass के साथ क्या लिखे जी, mass का अगला पॉइंट लिखें, it remains constant regardless क्या of position, location, regardless of position, location या planet, जो मर्जी पोजीशन है, जो मर्जी लोकेशन है, जो मर्जी प्लेनेट है, पोजीशन, लोकेशन, प्लेनेट या स्पेस, इवन स्पेस में भी चले जाएं जहां कोई ग्रेविटी ना हो, अगर वहां कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का मास होगा। ठीक है, मास तो मतलब उसको पहिए की वहां पे कर सकते हैं। हाँ सर लेकिन जो बीम बैलेंस होता है तो दूसरी तरफ वेट होती है, वो इसको तो ग्रेविटी। असल में चलो बीम बैलेंस के कॉन्सेप्ट है, मैं बीम बैलेंस की तो बात नहीं करना चाहता अभी, लेकिन मैं बस आपसे ये बात करना चाहता हूं, अगर मैं और आप चांद पे चले जाते हैं, वहां ग्रेविटी डिफरेंट है ना, तो क्या ऐसा होगा कि मेरा और आपका मास चेंज हो जाएगा? आपके हाथ फूल जाएंगे, मेरे 2-3 आंखें हो जाएंगी, कुछ ऐसा होगा? नहीं, मैं जैसा हूं मैं वैसे ही रहूंगा, आप जैसे हैं आप वैसे ही रहेंगे। तो मेरा और आपका मास चेंज क्या चेंज होगा? जमीन की ग्रेविटी कुछ और है, चांद पे ग्रेविटी कुछ और है। तो हाँ, जमीन पर वेट कुछ और होगा और चांद पर वेट कुछ और होगा। तो क्या चेंज होता है, क्या चेंज नहीं होता? वेट चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता। मास रिमेन्स क्या? मास रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इट नेवर चेंजेस, मास रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द, क्या लिखा है, पोजीशन, लोकेशन, प्लैनेट या स्पेस, जहां भी चले जाएं, जिस मर्जी जगह पे चले जाएं, मास रिमेन्स कांस्टेंट। ये काम करें, ब्रैकेट में लिखें इट नेवर चेंजेस। मैथ्स वाले कॉलम पे लिखना है, मैथ्स वाले, बेटा जी मैथ्स वाली साइड पर। आपका नाम क्या है बेटा? मैं वेट वाली साइड पे कुछ नहीं लिखवा रहा, अच्छा मैथ्स वाली साइड पे लिखवा रहा था, इट रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन, लोकेशन, प्लैनेट या स्पेस, और आगे क्या लिख दिया, इट नेवर चेंजेस। दूसरी तरफ जाएं, वेट का क्या सीन है? इधर हमने इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, it cannot remain constant, it can change from place to place। वेट वाली साइड क्या लिखे, it does not remain constant, it can change from place to place, it can change from place to place, planet to planet। प्लेस टू प्लेस को अंडरलाइन करके क्या लिखें,
planet to planet. It can change from planet to planet, place to place या planet to planet. वैसे क्या होगा मुख्तलिफ planets पर? Place to place पे क्या तब्दीली आ रही है? Due to क्या? Due to change in the gravitational field strength. लिखें जी, जुमला के कैरी करें. Due to change in the क्या? Due to change in the gravitational field strength. Due to change in the gravitational field strength. तो जनाब साहब क्या हो रहा है? मास और वेट के डिफरेंसेस बयान हो रहे हैं. ये तीन हमने कहा मास स्केलर है, वो वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन नहीं है, उसकी है. ये बेस है, वो डिराइव्ड है, इसका किसी से ताल्लुक नहीं है, उसका है. उसका जिससे ताल्लुक है सच एज क्या? ग्रेविटी से. जहां पर ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां पर वेट ज्यादा होगा, जहां पर ग्रेविटी कम होगी वहां पर वेट कम होगा, जहां पर ग्रेविटी नहीं होगी वहां पर वेट भी नहीं होगा, जहां ग्रेविटी होगी वहां वेट होगा. तो अगर मैं कहूं जी वेट कैन बिकम जीरो, मास कैन नेवर बिकम जीरो. किसी भी ऑब्जेक्ट का मास आप जीरो नहीं कर सकते. क्या जीरो हो सकता है? वेट जीरो हो सकता है. वेट कहां जीरो होगा? जहां पे ग्रेविटी कहां नहीं होगी. वो स्पेस के अंदर कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहां पे जमीन की ग्रेविटी एक्ट नहीं करती होगी. तो वहां पर क्या होगा? वहां आई बिलीव ऑब्जेक्ट विल बी वेटलेस. ऑब्जेक्ट होगा, मास होगा, वेट लेस होगा, वेट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? जहां पर क्या नहीं होगा? जहां पर ग्रेविटी नहीं होगी. तो एक काम करें, आखिरी जुमला लिखें, मास कैन नेवर बिकम जीरो. मास वाली सब लिखें, मास कैन नेवर बिकम जीरो. मास कैन नेवर बिकम जीरो. और उसके सामने दूसरी तरफ क्या लिखूं? वेट कैन बिकम जीरो. एक तरफ आप लिख रहे हैं मास कैन नेवर बिकम जीरो और दूसरी तरफ क्या लिखें? वेट कैन बिकम जीरो. ये वैसे वेट कैन बिकम जीरो कहां? वेयर ग्रेविटी इज, वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो. लिखें जी, वेट कैन बिकम जीरो वेयर the gravitational field strength is zero. Where the gravitational field strength is zero. किधर होती है वैसे जीरो? In space at infinity. इसको अंडरलाइन करें, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है जीरो को. ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किधर होती है? जीरो. इन स्पेस एट इंफिनिटी, मतलब बहुत दूर. इन स्पेस बहुत दूर, इन स्पेस एट इंफिनिटी. ये लिखें, इन द स्पेस एट इंफिनिटी. इन द स्पेस एट इंफिनिटी. आई थिंक मैंने जितने कॉन्सेप्ट्स आपके सामने यहाँ पे बयान करने थे मैं यहाँ पे बयान कर चुका हूँ. एंड आई थिंक मुझे तो लगता है मैं ग्रेविटी भी काफी सारी एक्सप्लेन कर गया हूँ. ठीक है, मैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का लफ्ज भी इस्तेमाल कर गया हूँ. ठीक है, मैं काम करूंगा, मैं कल प्रॉपरली अब कॉलम्स में बराबर कर रहा हूँ, मैं मास और वेट का डिफरेंस खत्म कर रहा हूँ. मैं अब यहाँ से जिसको आपने वेट बोला है, वेट सुने जरा प्लीज, बात वाइंड अप करने लगा. वेट को आपने डायरेक्ट क्वांटिटी बोला है ना, तो इसका क्या होगा फिर? ये किसी और पे डिपेंड करता है ना, तो इसके कोई फैक्टर्स होंगे ना, तो उन फैक्टर्स के आपकी प्रोपोर्शनैलिटी होगी ना, तो प्रोपोर्शनैलिटी के बाद इक्वालिटी होगी, फिर उसका एक फार्मूला होगा, मतलब फार्मूला होगा. तो आई थिंक मैं कल के लेक्चर में वेट का फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करूंगा. दैट्स इट फॉर टुडे इन फिजिक्स. क्या निकालिए? अपनी